हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 8 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर सेक्शन 115 जो कि हमारा टॉपिक है रिवीजन के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं सेक्शन 115 से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब होता है रिवाइज करना, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है, बेसिकली हमारे हाई कोर्ट को एक पावर दी गई है रिवीजन की, जिसके अंदर हमारा हाई कोर्ट रिवाइज करता है किसी भी ऑर्डर को, किसी भी इशू को, किसी भी डिक्री को जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास की हो। एक बार देख लेते हैं। रिवीजन मीनिंग द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग। एक एक्शन ऑफ रिवाइजिंग जो होता है उसको हम रिवीजन कहते हैं। स्पेशली क्रिटिकली और केयरफुल एग्जामिनेशन। तो केयरफुल एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पर किसी भी केस का, किसी भी इशू का, किसी भी ऑर्डर का। तो अगर किसी भी केस का या किसी भी चीज का हमारा केयरफुल एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको रिवाइज किया जा रहा है, उसको पेर्यूजल किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिवीजन। पेर्यूजल विद अ व्यू टू करेक्टिंग और इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे रिवीजन के अंदर हम साथ एग्जामिनेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में उसको करेक्ट भी कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी केस है, कोई भी इशू है, कोई भी ऑर्डर है, उसको केयरफुली एग्जामिनेशन करना और साथ ही साथ अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो उसको करेक्ट करना, इसको इम्प्रूव करना, इस चीज को हम कहते हैं रिवीजन। सेक्शन 115 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर empowers the High Court to entertain a revision in any case decided by the subordinate court in certain circumstances। तो सेक्शन 115 जो है हमारा, वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिवीजन को एंटरटेन कर सकती है हर उस केस के ऊपर जो डिसाइड किया हुआ हो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट्स हैं। अगर उन्होंने किसी केस को डिसाइड किया है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट रिवीजन की पावर को एंटरटेन कर सकती है। द जुरिस्डिक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिविजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन को नाम दे पावर का, मान लीजिए हम जहां पे जो जुरिस्डिक्शन का मतलब है वो है पावर, तो ये जो जुरिस्डिक्शन है ये एक रिविजनल पावर है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट को एक पावर देता है सेक्शन 115 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक रिविजनल पावर हाई कोर्ट को देता है कि आप अगर चाहें तो आपके जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर आप रिवीजन कर सकते हैं, आप उनको एग्जामिन कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट के पास में एक रिवीजनल पावर है जिसके अंदर हाई कोर्ट सुओ मोटो यानी कि अपनी मर्जी से भी उनके ऊपर नजर रख सकता है और उनके किसी भी केस को, किसी भी इशू को एग्जामिन कर सकता है। और साथ ही अगर कोई पार्टी सेक्शन 115 के थ्रू कोई एप्लीकेशन बना करके हाई कोर्ट में देती है कि मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्ट के ऊपर एक रिवीजन करें, इस केस के ऊपर कोई रिवीजन करें, तो हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन के थ्रू भी उस कोर्ट के ऊपर, उस केस के ऊपर, इशू के ऊपर अपनी रिवीजनल पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक बार नेचर एंड स्कोप क्या है रिवीजन का। फॉर द इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रिटेंडिंग एंड विजिटोरियल पावर ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये जो हमारी हाई कोर्ट है, इसको एक पावर दी गई है जिसके अंदर हमारा जो हाई कोर्ट है वो सुप्रिटेंडेंट है और साथ ही उसको एक विजिटोरियल पावर दी गई है कि वो सबऑर्डिनेट के ऊपर एक विजिटोरियल पावर रखता है, उसको उसके पूरी नजर रखता है। This revision jurisdiction has been conferred by the High Court under section 115. The power given are clearly limited. तो ये जो हमारी पावर है ना सेक्शन 115 की, ये क्लियरली लिमिटेड है। ये लिमिटेड पावर है, इसका स्कोप ज्यादा वाइड नहीं है, ये एक लिमिटेड पावर है। टू द कीपिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन द बाउंड ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। अब ये पावर तो हमारी लिमिटेड है, लेकिन ये किस लिए है? ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक जो उसकी बाउंड्री है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो उसी के अंदर ही सबऑर्डिनेट कोर्ट को काम करना है। तो वो काम करना है, उसके लिए हाई कोर्ट उसके ऊपर नजर रखेगा कि आप इस बाउंड्री को पार नहीं करेंगे। जितने आपको पावर दी गई है, जो आपकी बाउंड्री है, सिर्फ आप उसी के अंदर रह करके अपना काम करेंगे। चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर बाउंड ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब बताया गया है। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारा, ठीक है ना।
अब सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक पावर दे दी जाती है कि जनाब आपके पास में इतनी पावर है, आप इस एरिया के अंदर अंदर जितने भी केस आएंगे आप उसको डिसाइड करेंगे। अब इतने अमाउंट के अगर आपके पास में केस आएंगे तो आप उसको डिसाइड करेंगे। वो हमारा एरिया वाइज ज्यूरिसडिक्शन हो गया, या हमारा पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। और साथ ही अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो जो एरिया उसको डिसाइड करके बताया गया है कि इतने एरिया के अंदर अगर कोई केस आएगा तो आप उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन वो कोर्ट क्या करता है, उसके बाहर के एरिया का भी कोई केस आता है तो वो उसको भी डिसाइड करने लग जाता है। तो ये जो है पावर के अंदर एक इर्रेगुलरिटी हुई, ये ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इर्रेगुलरिटी हुई। या मान लीजिए कि कोर्ट को आदेश दिया कि जी 40 लाख रुपए तक के केस आप देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट के पास 50 लाख का केस आ गया और कोर्ट ने 50 लाख का केस भी सुनना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर भी ये इर्रेगुलरिटी हुई। तो अगर इस तरीके से कुछ ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर के सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करता है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट एक्शन लेता है, और हाई कोर्ट इस तरीके की चीजों के ऊपर अपनी एक विजिटोरियल पावर, अपनी एक रिविजनल पावर को रखता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके और जो कोर्ट है वो अपनी बाउंड्री के अंदर ही रह करके काम करे। It is a part of general appellate jurisdiction of the High Court, though the jurisdiction is strictly restricted by the term section 115 investing in it। तो ये जो हमारा जो सेक्शन 115 है ये स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है हाई कोर्ट के पास में सिर्फ रिवीजन के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो रिवीजन होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं उसके लिए। देखिए जैसे कि हमारा लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट के बाद में एपिलेट कोर्ट होता है, एपिलेट कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट होता है। तो अगर आपको रिवीजन के लिए पिटीशन लगानी है, एप्लीकेशन लगानी है सेक्शन 115 के थ्रू, तो आप एपिलेट कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। और जो हमारी ये रिवीजनल पावर जो सेक्शन 115 की है, ये एक तरीके से सिर्फ एक पार्ट है हमारे एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का। तो रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन इज ओनली अ पार्ट of appellate jurisdiction, it cannot be equated with full-fledged appeal। इसको आप full-fledged appeal नहीं कह सकते। ये जो रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये जो सेक्शन 115 है, इसको हम सिर्फ एक पार्ट कह सकते हैं कि ये एक पार्ट है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का, ठीक है ना। अब देखिए सेक्शन 115 को हाई कोर्ट ऑथोराइज करती है सिर्फ तब जब तीन चीजें सेटिस्फाई होती हैं। पहली तो ये कि दैट द ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। जो ऑर्डर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया है वो ज्यूरिसडिक्शन के अंडर होना चाहिए, ठीक है ना। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो एरिया वाइज ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर के जो केसेस हैं उनको डिसाइड करके अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है या फिर कोई और ज्यूरिसडिक्शन पावर कोर्ट को मिली हुई है, उसके अंडर में रह करके कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उसके खिलाफ आप रिवीजन के अंदर जा सकते हैं। That the case is one in which the court ought to exercise its jurisdiction। एक्चुअली यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बताया गया है कि हाई कोर्ट इन चीजों के ऊपर नजर रखेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि कोर्ट जो है अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह करके सारे काम करेगी, जो भी ऑर्डर पास करेगी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह करके करेगी। और दूसरा ये दैट द केस इज वन इन व्हिच द कोर्ट ऑट टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो कोर्ट है हमारी वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अंदर की जो एक्सरसाइज है सिर्फ उन्हीं को ही करेगी। दैट इन एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट हैज नॉट एक्टेड इल्लीगली, कोर्ट कोई भी इल्लीगली काम नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ सम प्रोविजन ऑफ द लॉ, ना ही किसी लॉ को के प्रोविजन को ब्रीच करेगी, और देयर मटेरियल इरेगुलरिटी, ना ही कोई इरेगुलरिटी क्रिएट करेगी। That is committing some error of procedure in course of trial which is material in that it may have affect the ultimate decision, जिससे कि कोई ultimate decision जो है वो affect हो रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो अपनी रिवीजनल पावर का इस्तेमाल करके सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर एक नजर रखता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है किसी भी ऑर्डर को अगर पास करती है तो वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह करके करेगी। अगर सबऑर्डिनेट को कोई पावर दी गई है तो वो उसका एक्सरसाइज सिर्फ उतना ही करेगी जितनी पावर उसको दी गई है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते वक्त कोई भी एक्ट ऐसा इलीगल नहीं करेगी, ना ही कोई किसी लॉ के प्रोविजन को ब्रीच करेगी, ना ही कोई मटेरियल इरेगुलरिटी करेगी जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा अल्टीमेट डिसीजन है वो अफेक्ट हो। अब आगे हमारा ये कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर रिवीजनल पावर कैन नॉट बी इन्वोक्ड अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट।
तब तक आप रिवीजनल पावर को इस्तेमाल में नहीं लेकर के आ सकते जब तक कि दैट मस्ट बी केस, देयर मस्ट बी अ केस डिसाइडेड, जहां पर एक केस होगा वो डिसाइड हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर वो केस डिसाइड हो चुका है तब आप रिवीजनल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कोर्ट डिसाइडिंग द केस मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, जो केस डिसाइड हुआ है वो उस हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ही डिसाइड किया हो। नो अपील शुड लाई टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट दैट डिसीजन। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो रिवीजनल पावर है वो सिर्फ वहीं पर लाई करती है जहां पर अपील किसी केस के, किसी डिग्री के, किसी इशू के, किसी ऑर्डर के खिलाफ अगर आप अपील में नहीं जा सकते, अगर आप अपील में नहीं जा सकते तो वहां पर आप रिवीजन पावर का इस्तेमाल करके आप रिवीजन की पिटीशन लगा सकते हैं। लेकिन आप रिवीजन की पिटीशन जो लगाएंगे वो सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर लगेंगी कि जो हमारा कोर्ट है उसने जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर के कोई काम किया हो। In deciding the case, the subordinate court must appear to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, यानी कि कोर्ट जो लॉ ने उसको पावर नहीं दी थी एक्सरसाइज करने के लिए, उसने उस जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके उस केस को या उस ऑर्डर को या उस डिग्री को या उस किसी भी केस को डिसाइड किया हो। फेल टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन वेयर वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए कोई जुरिसडिक्शन दिया था लेकिन उसके अंदर वो फेल हो गया। अब फेल टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज कीजिए कि आप कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट के अंदर जाकर के आप बोलते हैं कि जनाब मैं ये एविडेंस आपको देना चाहता हूँ, और कोर्ट जो है वो हमारी मना कर देती है, वो कहते हैं कि मैं नहीं लेता इस एविडेंस को। या फिर आप कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट की जजमेंट लेकर के आया हूँ, कोर्ट कहती है कि मैं नहीं मानता इस हाई कोर्ट की जजमेंट को। तो अगर कोर्ट अपनी जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन दी गई है कि आपको इसका एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो उसका एक्सरसाइज नहीं करती, उसके अंदर फेल हो जाती है, कोर्ट अपनी चलाने लग जाती है, तो उस जगह पर आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इल्लीगल और विद मटेरियल इरेगुलरिटी। अब यहाँ पे कोर्ट अगर इल्लीगली एक्ट करने लगे, मान लीजिए कि किसी ने अपना कोई एप्लीकेशन लगाई है और उसने अपने प्रेयर के अंदर कोई कुछ मांगा ही नहीं है, लेकिन कोर्ट क्या है, कोर्ट उसको प्रेयर के अंदर अपनी तरफ से देने लग जाए, तो वहां पे वो मटेरियल इरेगुलरिटी हो गई। कोर्ट के पास में कुछ पावर है नहीं लेकिन वो अपनी तरफ से सामने वाले के लिए ऑर्डर पास कर रही है, तो वो जुरिसडिक्शन जो है वो इल्लीगली हो गया। तो अगर इस तरीके से कुछ कोर्ट अपनी तरफ से करने लगे जो कि उसको लॉ के अंदर गिवन नहीं है और किसी ने कुछ मांगा नहीं है उसको वो चीज देने लगे, किसी को कुछ इरेगुलरिटी करने लगे या फिर कुछ इल्लीगली करने लगे, तो अगर इस तरीके से कुछ कोर्ट एक्ट करने लगे तो उसके लिए आप अपील के अंदर नहीं जाते, और अगर वो केस डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद में अपील के लिए कोई प्रोविजन भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप रिवीजन के अंदर जाएंगे और हाई कोर्ट से जाकर के बोलेंगे कि जनाब हम तो कोर्ट के पास में गए थे और कोर्ट से हमने बोला था कि हमारे एविडेंस ले लो, हमारे विटनेसेस को सुन लो, इसके अंदर कोई प्रेयर नहीं थी, इन्होंने उसके खिलाफ उसके फेवर के अंदर ये जो है हमारा अपना डिसीजन दे दिया, इन्होंने इरेगुलरिटी करी है, इन्होंने इल्लीगली कोई जो ऑर्डर है उसको पास किया। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है तो और उसके लिए कोई अपील आगे लाई भी नहीं करती, तो आप रिवीजन के अंदर जा सकते हैं हाई कोर्ट के। अब एक केस देख लेते हैं। इन पांडुरंग रामचंद्रा मैंडलिक वर्सेस मारुति रामचंद्रा घाटगे, इट वाज हेल्ड दैट by an erroneous decision on a question of law reached by the subordinate court which has no relation to question of jurisdiction of that court cannot be corrected by the high court under section 115। तो अगर आप रिवीजन के अंदर गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उस रिवीजन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है, मतलब जो डिसीजन दिया गया है वो गलत है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो वहां पर, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो डिसाइड ही नहीं हुआ, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा अराइज होता है जिसको हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं करा और आप उसको लेकर के रिवीजन के अंदर सेक्शन 115 के अंदर हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो उसको हाई कोर्ट सेक्शन 115 के थ्रू करेक्ट नहीं करेगी। करेक्ट सिर्फ तभी करेगी जब कोई जुरिसडिक्शनल एरर होगा, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का एरर होगा तो उसके अंदर सेक्शन 115 काम नहीं करेगा। सेक्शन 115 सिर्फ तभी काम करेगा जब हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जुरिसडिक्शनल जो अपने जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाकर के
आगे बढ़ करके अपनी पावर के अंदर ना रह करके कुछ गलत काम किया होगा, सिर्फ तभी सेक्शन 115 काम करेगा और हाई कोर्ट उस ऑर्डर को करेक्ट कर सकता है। नहीं तो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होगा तब भी हाई कोर्ट उसे सेक्शन 115 के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकता। एक केस और देखते हैं इन आमिर हसन वर्सेस शोई बख्श सिंह। It was emphasized by their lordship of the judicial committee that where the subordinate court has jurisdiction to determine a question, it has jurisdiction to decide wrong as well as right. That a wrong decision is not a irregular exercise of jurisdiction. यानी कि अगर कोर्ट जो है वो रॉन्ग डिसीजन देता है या फिर राइट डिसीजन देता है तो उसको हम इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन नहीं कह सकते। The judicial commissioner of the high court has no jurisdiction in this case और सेक्शन 115 के थ्रू हाई कोर्ट के पास में कोई ऐसी पावर नहीं है कि उस डिक्री या ऑर्डर को चेंज करे। अगर कोर्ट ने रॉन्ग डिसीजन दिया है या राइट डिसीजन दिया है तो उसको हम इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन नहीं मानते। तो ये हमारे को बताता है इन आमिर हसन वर्सेस शोई बख्श सिंह के अंदर। इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन एप्लीकेशन, एनी इर्रेगुलरिटी, irregularity or impropriety coming in the notice of high court has a jurisdiction to the high court to examine the record relating to any order or proceeding is capable of being corrected by the high court by passing such appropriate order or direction as the law requires and the justice demand, but only limitation on the scope of high court jurisdiction is that the order or proceeding sought to be scrutinized by the subordinate court। तो जो चीज मैंने अभी आपको पहले बताई कि अगर कोई इलीगैलिटी है, कोई इरेगुलरिटी है, कोई इम्प्रॉपरिटी है और वो हाई कोर्ट के नोटिस में आती है तो हाई कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन भी दे सकता है उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक हम लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि अगर रिवीजन हाई कोर्ट तक पहुंचती है तो उसकी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए उस ऑर्डर को पास होने से लेकर के और हाई कोर्ट तक पहुंचने के बीच में। तो वो 90 डेज का आपको टाइम मिलता है किसी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन के अंदर जाने के लिए। आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। तो अगर आपको हाई कोर्ट में रिवीजन डालनी है तो आपके पास में जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से लेकर के 90 डेज का टाइम है, आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। और दूसरी चीज हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को कि जिस ऑर्डर के अंदर अपील लाए नहीं करती आप सिर्फ उसी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन के अंदर जा सकते हैं। हाई कोर्ट अपनी मर्जी से भी रिवीजन को डिसाइड कर सकती है, अपनी मर्जी से भी किसी भी केस को, किसी भी सूट को रिवाइज कर सकती है और पार्टी की एप्लीकेशन पर भी रिवाइज कर सकती है। रिवीजन जो है वो सिर्फ जुरिडिक्शनल एरर के ऊपर होगी, किसी रॉन्ग या राइट डिसीजन के ऊपर नहीं होगी, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन के ऊपर ही लाई करेगी। और हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिवाइज करने की। और एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में जाना है और आपने उस चांस को मिस कर दिया तो वो चांस आपको दोबारा रिवीजन का दोबारा चांस नहीं मिल सकता। तो अगर आपको रिवीजन में जाना है तो उस 90 डेज के अंदर अंदर आप चले जाइए। अगर आपने उस 90 डेज को पार कर दिया तो आपको और आपने उस चांस को लूज कर दिया तो आप दोबारा रिवीजन के लिए उसके लिए जा नहीं सकते। एक चीज और है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि सीपीसी के अंदर आप रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। अगर कोई ऑर्डर है, कोई इशू है, कोई सूट है जो उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया है, वहीं अगर किसी क्रिमिनल केस की हम बात करें तो आप रिवीजन के लिए हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप सेशन कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं रिवीजन से रिलेटेड, सेक्शन 115 से रिलेटेड। और हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।